Hi everyone, welcome back to my channel. This is वीर शाह एंड यू आर वाचिंग वीर स्टडी पॉइंट। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो बीए प्रोग्राम में सेकंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो उनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, जिसमें जो उनकी यूनिट 4 है जिसका नाम है निर्वाचन प्रणालियाँ। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम इस यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस यूनिट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जिससे हमें ये पता चल सके कि आखिर हम इस यूनिट में क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। इसके अलावा हम इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसे भी डिस्कस करेंगे, सो दैट हमें इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर एग्जाम में इस यूनिट से और किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। आफ्टर दैट हम इसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमें इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो निर्वाचन प्रणालियाँ है यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो चुनने की प्रणाली है यानी कि जो चुनाव की प्रणाली है, उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सेकंड नंबर पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि एंड थर्ड नंबर पे मिश्रित प्रणाली आती है। तो एक एक करके हम इन तीनों विधियों को डिस्कस करेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी तक इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन बने हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 के पेपर में पूछा गया था आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मुख्य विशेषताओं का उपयुक्त उदाहरणों के साथ विश्लेषण कीजिए। 2017 के पेपर में पूछा गया था आनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनाव व्यवस्था विविधता वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है, टिप्पणी करें। 2018 के पेपर में पूछा गया था फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम की तुलना कीजिए किसके साथ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के साथ कीजिए उदाहरण सहित। ठीक है, इसी तरीके से मिश्रित प्रतिनिधित्व व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, उसके दोष और अवगुण के बारे में चर्चा कीजिए। जब आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे देन आप एक बात के निष्कर्ष पर पहुंचोगे, आप एक कंक्लूजन निकालोगे कि इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 जिसमें पूछा जाता है जो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट है उसकी विशेषताओं के बारे में बताओ, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताओ। सेकंड नंबर पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि के बारे में बताओ, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताओ। थर्ड नंबर पे मिश्रित प्रणाली के बारे में बताओ, उसमें भी सेम दोष और गुण के बारे में बताओ। एंड इनमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो हमारी पहली प्रणाली है जो कि है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, एंड जो सेकंड नंबर पे है आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि, इन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इसके अलावा इनके बीच काफ़ी बार तुलना की जाती है। ठीक है, यानी कि इनके बीच हमसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है कई बार कि इन दोनों के बीच तुलना कीजिए, अंतर बताइए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ कि हमें अपना आंसर एग्जाम में किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये चुनाव प्रणाली या निर्वाचन प्रणाली होती क्या है। तो निर्वाचन अथवा चुनाव एक ऐसा माध्यम है जो राजनीतिक नेताओं की तलाश करता है, यानी कि आप कह सकते हो उनको राजनीति में भागीदारी बनाता है। चुनाव के द्वारा जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधि यानी कि नेता को चुनती है, और ये नेता क्या करते हैं, सरकार के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करते हैं, यानी कि सरकार को बताते हैं कि उनका दायित्व क्या है। ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए। और जो नेता होते हैं वो जनता की जो अपेक्षाएं हैं और आकांक्षाएं हैं वो सरकार तक पहुंचाते हैं, यानी कि जो जनता सरकार से क्या उम्मीद कर रही है ये सभी बातों को नेता सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार क्या करती है, लोकहित के कार्य करना शुरू कर देती है, यानी कि आप कह सकते हो जन कल्याण के कार्य करना शुरू करती है। तो ये तो मैंने आपको इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके अंदर जो हमारी पहली विधि है जिसका नाम है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो अब ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है क्या। तो किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त हुए वही विजेता घोषित होता है, यानी कि इसका एक सिंपल सा रूल है कि जिसको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वही विनर होगा। ठीक है, और ये जो व्यवस्था है ये अंग्रेजी भाषी राज्यों में अधिक पाई जाती है, यानी कि आप कह सकते हो एग्जाम्पल के रूप में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अमेरिका। और स्वतंत्रता के बाद भारत ने भी इस व्यवस्था को अपनाया। अब भारत ने क्यों, क्योंकि भारत इसका एक औपनिवेशिक शासन था, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत इससे परिचित था, तो इसलिए स्वतंत्रता के बाद भारत ने भी इस व्यवस्था को अपनाया। एंड इसके अलावा भारत में जो लोकसभा के जो सदस्य का चुनाव होता है वो इसी पद्धति के द्वारा होता है, यानी कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के थ्रू होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, ठीक है, तो बहुलवादी प्रणाली भी कहते हैं इसे हम, और आम बोलचाल की भाषा में बहुमत प्रणाली सिस्टम भी कहते हैं। एंड इसे विजय स्तंभ पर पहले पहुंचने वाली यानी कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसे फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम क्यों कहते हैं, यानी कि विजय स्तंभ पर पहले पहुँचने वाली प्रणाली क्यों कहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से रेस होती है एंड रेस में जो
फिनिशिंग लाइन तक सबसे पहले पहुंचता है वही विजेता होता है। ठीक इसी तरीके से चुनाव में क्या होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वही जीतता है। ठीक है, अब भले ही उसे आधे से कम वोट ही क्यों ना प्राप्त हों। ठीक है, जिस तरीके से रेस में क्या होता है कि जो सबसे पहले पहुँचे, अब चाहे ये मैटर नहीं करता कि उसने कितना टाइम लिया है, बस जो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है वही विजेता कहलाता है। ठीक इसी तरीके से चुनाव में भी क्या होता है कि जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वही विनर कहलाएगा। अब इसमें यह मैटर नहीं करता कि चाहे उसे आधे से कम ही मत क्यों ना प्राप्त हो। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करूं तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें जो पहला उम्मीदवार है उसे 40% वोट मिले, दूसरे को 35% वोट मिले एंड लास्ट वाले को 25% वोट मिलते हैं। ठीक है, तो इनमें जो जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट है, यानी कि 40% इसके पास सबसे ज़्यादा वोट है, तो यही विनर कहलाएगा। अब अगर हम देखें तो इसने 50% वोट भी हासिल नहीं किए, फिर भी ये जीत गया। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो इसका जो पहला एडवांटेज है वो तो यही है कि ये अत्यधिक सरल है, क्योंकि इसमें एक सिंपल सा रूल है कि जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वही विनर होगा। ठीक है, तो यह प्रणाली अत्यधिक सरल है, इसकी अवधारणा को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें मतों को गिनना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, यह अन्य परिस्थितियों में ये उन परिस्थितियों में देश के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है जहां सरकार के विधायी एजेंडा में व्यापक सार्वजनिक समर्थन हो। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली दो प्रमुख दलों के बीच मतदाताओं को एक स्पष्ट बहुमत, एक स्पष्ट विकल्प, यानी कि एक क्लियर जो विकल्प प्रदान करता है। ठीक है, एक क्लियर ऑप्शन देता है मतदाताओं को चुनने के लिए जो उनके उम्मीदवार हैं, और यह एक दल की सरकार को विजेता के रूप में सामने लाता है, और यह लोकप्रिय स्वतंत्र उम्मीदवार को विजेता के रूप में सामने लाने का अवसर भी देता है। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस थे। अब हम देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसा अगर मैं बात करूँ, इसके परिणाम स्वरूप संसद में छोटे और क्षेत्रीय दलों के बीच अपवर्तन होता है। ठीक है, अपवर्जन होता है, यानी कि इन्हें इग्नोर किया जाता है, कि इन्हें छोटे और क्षेत्रीय जो दल हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों में जहां दो से अधिक उम्मीदवार होते हैं, वहां निर्वाचन होने के लिए विजयी उम्मीदवार को कम वोटों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था 40% एंड 35% एंड 25%, तो जितने ज़्यादा होंगे उसके लिए उतना आसान होगा, इसे बस थोड़े से ज़्यादा वोट कलेक्ट करने हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, ये 50% से भी कम वोट में ही यही विजेता कहलाया जाता है। ठीक है, अब अगर बात करूँ, लास्ट पॉइंट है अल्पसंख्यक समुदाय। जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं उनके प्रतिनिधि के जो जीतने की संभावना होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर पहले लाइन में हमने बताया है कि जितने भी छोटे और क्षेत्रीय दल होते हैं उनका अपोजन, यानी कि उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि वो इससे हट जाते हैं, इससे पिछड़ जाते हैं, वो इसमें भाग ही नहीं ले पाते। ठीक है, कभी जीत ही नहीं पाते, ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। अब हम बात करने आ रहे हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में। ठीक है, इसे हम शॉर्टकट में पीआरबी कहते हैं। ठीक है, इस पद्धति में मतगणना के बाद प्रत्येक राजनीतिक दल को संसद के उसी अनुपात में सीट दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें मत में हिस्सा मिला है। ठीक है, प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची तैयार करते हैं और उन्हें उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेते हैं। इतनी सीटों को कोटा उन्हें दिया जाता है। ठीक है, इस प्रणाली में किसी राजनीतिक दल को उनकी प्रतिशत जितने उन्हें सीट मिली है उसके हिसाब से उन्हें मत देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में आपको बेसिकली समझाऊँ ये क्या है। हमारे द्वारा जो भी विधायक चुने जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी एमएलए होते हैं, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, जब राज्यसभा का चुनाव होता है, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधि विधि भारत में जब राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति या फिर जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे द्वारा जितने भी जो एमएलए होते हैं जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, अब वो राज्यसभा के चुनाव में जब जो कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, उनको चुनते हैं। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के मामले में जो वोटर कौन है वो एमएलए होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के मामले में जो वोटर्स होते हैं वो एमएलए होते हैं। अब इसमें चुनाव कैसे होता है, इसमें जिसको जितने वोट मिले उसके हिसाब से उसे सीट अलॉट की जाती है। ठीक है, अब इसमें हम वोट कैसे देते हैं वो भी आप समझ लीजिए। जैसे अगर हम बात करें, हम अगर एमएलए का चुनाव करते हैं तो उसमें सिंपली
4 से 5 कैंडिडेट के नाम होते हैं, हमें किसी एक के ऑप्शन पे टिक कर देना होता है, बस इतना ही, है ना। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होगा, आपको एक लिस्ट दी जाती है। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम ही एमएलए हैं, ठीक है। तो अब हमें एक लिस्ट दी जाएगी, जिस लिस्ट में हमें प्राथमिकता देनी होगी, ठीक है, यानी कि हमें प्रेफरेंस देना होगा। प्रेफरेंस देने का मतलब कि हमें कौन सबसे ज़्यादा पसंद है एंड उसके बाद कौन पसंद है एंड उसके बाद कौन पसंद है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के रूप में लूँ, तो अगर मैं आपसे पूछूँ इन सभी 4 सब्जेक्ट में से आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे कि सबसे पहले नंबर पे मैं पॉलिटिकल को लूँगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैं इंग्लिश लेता हूँ, एंड थर्ड नंबर पे मुझे साइंस पसंद है, एंड फोर्थ नंबर पे मुझे मैथ पसंद है, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से आपको एक प्राथमिकता सूची तैयार करनी होती है, ठीक है, एंड उन्हें टिक करना होता है कि कौन उन्हें सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये सभी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपके हिसाब से सबसे पहले नंबर पे कौन आना चाहिए, पहले नंबर पे ये आना चाहिए, कोई कोई बोलेगा, ठीक है, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, तो इसी तरीके से हम फोर्थ नंबर पे ये, ठीक है, प्राथमिकता देते हैं, यानी कि प्रेफरेंस देते हैं। इस तरीके से उन्हें लिस्ट को फिलअप करना होता है, ठीक है। एंड राज्यसभा के मामले में एमएलए होते हैं वोटर, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। एंड इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो भारत में हमने अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए सीमित पैमाने पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया है, ठीक है, ये हर जगह नहीं है। सबसे पहले ये इनडायरेक्ट कैसे, क्योंकि हमारे द्वारा जो एमएलए चुने जाते हैं, मैंने आपको बताया था, जो हमारे द्वारा एमएलए चुने जाते हैं वही राज्यसभा के चुनाव में वोट देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, राज्यसभा के मामले में जो वोटर्स होते हैं वो एमएलए होते हैं, एंड ये अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हम डायरेक्ट, जो आम जनता है वो डायरेक्ट उस कैंडिडेट को नहीं चुन रही, हमारे द्वारा जो विधायक है, जो एमएलए हैं, हम उन्हें चुनते हैं, और जो एमएलए होते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। एंड सीमित पैमाने पर, यानी कि ये हर जगह लागू नहीं होता, ये सिर्फ कहाँ लागू होता है, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा या फिर लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि को अपनाते हैं, ठीक है। राज्यसभा के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि कैसे अब यूज़ की जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सभी राज्यों में सीटों की जो संख्या होती है वो निर्धारित होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के रूप में बात करूँ, बिहार में 16, उत्तर प्रदेश में 31, मध्य प्रदेश में 11, राजस्थान में 10, ठीक है। इस तरीके से जो सीटें होती है वो अलॉटेड होती हैं। अब ये जो सीटें होती है इनकी संख्या पहले से निर्धारित होती है। कैसे, इनकी जनसंख्या के आधार पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पर उतनी ज़्यादा सीटें अलॉट की जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं बात करूँ, अगर कौन इसका सदस्य बनना चाहता है उसको कितने वोट चाहिए होंगे, राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए, इसका मेंबर बनने के लिए क्या कितने वोट की उन्हें ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि इस तरीके से है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुल डाले गए वोट इज डिवाइडेड बाय निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्लस उसमें 1 कर देंगे, एंड लास्ट में हम एक और जोड़ देंगे, ये उसका फॉर्मूला है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ कि हम मान लेते हैं 245 होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में सीटें, तो हम मान लेते हैं कि हमें 4 कैंडिडेट और चाहिए, ठीक है। तो टोटल वोट कितने डाले जाएंगे, 200, ठीक है, इस डिवाइड बाय निर्वाचित सदस्य हम 4, ठीक है, उसमें एक और हमें जोड़ देना है, +1 कर देना है, ठीक है, एंड +1। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, यानी कि 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है, एंड 5 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 40 आएगा, एंड 40 प्लस और ये वाला 1, यानी कि 41 वोट चाहिए अगर किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया है कि आपको कितने वोट चाहिए राज्यसभा के मेंबर को बनने के लिए। तो इसकी ये आनुपातिक एक इसका फॉर्मूला है, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि का एक फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो सभी वर्गों को समुच्चय प्रतिनिधित्व, यानी कि इसमें जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला जो सिस्टम था, उसमें क्या था, अल्पसंख्यकों को इग्नोर कर दिया जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहीं पर ये इसका एडवांटेजेस है, सभी वर्गों को समुच्चय प्रतिनिधित्व मिलता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी प्रकार के जो वर्ग होते हैं उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सभी मतों का शुद्ध उपयोग। इस प्रणाली का दूसरा विशिष्ट गुण यह है कि इसमें कोई भी मत जो है वो बेकार नहीं होता, ठीक है। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश हार जीत थोड़े मत से होती है और यह हार जीत जुए के समान होती है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुमत की निरंकुशता का भय नहीं। इस प्रणाली के द्वारा अल्पसंख्यक में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी वर्गों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, उन्हें इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उचित प्रतिनिधित्व मिलने से बहुमत के आचरण से अपना रक्षा कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि इसमें जितने आपको सीट मिले उसके अकॉर्डिंग आपको अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जितना आपको वोट मिले उतने आपको सीटें मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जनता को अधिक स्वतंत्रता। इस पद्धति का यह गुण भी है, इसमें जनता की दलबंदी से मुक्त होकर अपनी पसंद के उम्मीदवार का हम चयन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसे हम कवर करेंगे। तो पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अत्यधिक जटिल है, क्योंकि आपने देखा इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें निकालना होता है, जो कि जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, उसके समझ से परे है। इसके अतिरिक्त इसके गणना में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है अस्थायी सरकार की स्थापना। इसमें क्या होता है, बहुत अधिक संख्या में जो राजनीतिक दल होने के कारण कोई भी दल अकेले सरकार नहीं बना पाता, एंड ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मिली जुली सरकार बनती है, यानी गठबंधन की सरकार बनती है। जैसे कि आपको पता होगा, जब गठबंधन की सरकार बनती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होते हैं, एंड वो स्थायी नहीं होती, यानी कि परमानेंट नहीं होती, वो अस्थायी होती है। ठीक है, यानी कि वो टूट जाती है, जो गिर जाती है, हम बोलते हैं सरकार गिर गई। ठीक है, जो मिली जुली सरकार होती है, जो गठबंधन की सरकार होती है, वो कभी भी परमानेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीयता हित की उपेक्षा। इस प्रणाली द्वारा निर्वाचित सदस्य वर्गीय हितों पर अधिक ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय हित की उपेक्षा, छोटे गुट एवं दल समाज की संकीर्ण का प्रचार करते हैं जो राष्ट्र के लिए हित के लिए घातक है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो इसमें कि इसमें हम राष्ट्रीय हित को इग्नोर करते हैं। ठीक है, एंड जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय जो दल है उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो विचारधारा है को जन्म देता है, जो अनिवार्य रूप से सामाजिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अब पीआर और एफपीटीपी में अंतर, कि इनके बीच क्या डिफरेंस है। यानी कि आप कह सकते हो जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और जो हमारा सेकंड नंबर पे है आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये तुलना के हमारे बेसिस हैं। सबसे पहले मीनिंग, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एक वोटिंग सिस्टम है जिसमें लोग अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवार को वोट देते हैं और जो जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वही विनर होता है। अब अगर हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि के बारे में बात करें तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि एक ऐसी चुनाव उपकरण है जिसमें राजनीतिक दलों को उनके जितने वोट मिले हैं उसके आधार पर उन्हें सीटें अलॉट की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चुनाव क्षेत्र। संपूर्ण देश को विभिन्न भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो निर्वाचन क्षेत्रों में से बांट दिया जाता है, और इसमें क्या होता है, जो बड़े क्षेत्र होते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रतिनिधि, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक या एक से अधिक भी हम चुन सकते हैं। ठीक है, अब मतदान, उम्मीदवार के लिए वोट डाले जाते हैं, इसमें पार्टी के लिए वोट डाले जाते हैं। ठीक है, सीटें, मिली सीटों के बराबर वोट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक पार्टी को वोटों के अनुपात के अनुसार ही उन्हें सीटें अलॉट की जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे पॉइंट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप इसका कंक्लूज़न की बात करें तो भारत ने इन दोनों प्रणालियों को अपनाया है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है, ये कहाँ पर कार्य करता है। जो हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जो हमारी पहली प्रणाली है, वो कहाँ यूज़ होती है, लोकसभा के चुनाव में। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या फिर इसके अलावा जो राज्यसभा और विधानसभा का चुनाव होते हैं, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि का यूज़ करते हैं। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, एंड जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि है वो कहाँ पर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मिश्रित चुनावी प्रणाली से। वैसे तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पिछले आपने 10 ईयर में देखा होगा, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे उसमें काफ़ी कम बार पूछा गया है, शायद ये 1 से 2 ही बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। इसमें क्या होता है, मिश्रित चुनावी प्रणाली, ये एक ऐसी चुनावी प्रणाली है जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि, ठीक है, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को जोड़ती है। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है, यह झूठे बहुमत के संकट से बचाता है, यह तीसरे और चौथे दलों के प्रतिनिधित्व को प्रदान करने
करके वोट की बर्बादी समस्या को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यह भौगोलिक क्षेत्र और स्थानीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के बीच मध्य संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, ऐसे ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, वैसे ये मेरे हिसाब से इस बार उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि एक दो बार ही पूछा गया है एग्ज़ाम में। बाकी फिर भी आप कर लेना, आ जाए तो आप एग्ज़ाम में कर सको। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।